हेलो बच्चों, आज हम आपके कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ 9 की शुरुआत करेंगे। बल तथा गति के नियम। इस पाठ में हम बल के बारे में पढ़ेंगे, संतुलित असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के 3 नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बल क्या है। आप कोई भी कुछ भी काम करते हो, किसी वस्तु को एक जगह से हिलाते हो, हिलाने की कोशिश करते हो, ठीक है, किसी भारी वस्तु को उठाने की कोशिश करते हो, हर जगह आप बल लगा रहे हो। साइकिल चलाते हो, ठीक है, कुछ भी किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखते हो, उसका स्थान बदल रहे हो, हर उसमें हम बल लगाते हैं। तो बल क्या है। बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या करने की कोशिश करे, चेष्टा करे, वो बल कहलाएगा। जैसे कोई टेबल पड़ी है आपके रूम में, वो वहीं पे रखी रहेगी, ठीक है ना, जब तक आप उसको धक्का मार के या उसको खींच के उसका स्थान बदलने की कोशिश नहीं करोगे। तो वो धक्का या खिंचाव ही जो आपके द्वारा लगाया गया है वो बल है। अब है बल 2 प्रकार के हैं, मतलब ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आप आगे पढ़ोगे, लेकिन किस बल को लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है और किस बल को लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। तो संतुलित बल और असंतुलित बल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। संतुलित बल हम जब कहेंगे, बल संतुलित जब कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं और जो नेट फोर्स होता है, जो परिणामी बल होता है, वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब तक बल संतुलित रहेगा तब तक वस्तु की अवस्था में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब एक उदाहरण लेके हम इसको समझाते हैं। आपने रस्सा खींचने का खेल में, प्रतियोगिता में सबने कभी ना कभी भाग लिया होगा। अगर दोनों टीमें बराबर बल से रस्से को खींच रही हैं तो दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बनी रहेंगी, कोई भी नहीं मतलब अपनी तरफ उसको खींच पाएगा। अगर मान लिया एक टीम ज़्यादा बल लगा रही है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो रस्सा उनकी तरफ खिंच जाएगा, तब वो बल क्या हो जाएगा, असंतुलित। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल बराबर बल लगा रही हैं, जो परिणामी बल है इस केस में वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और उस रस्से के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो संतुलित बल जब होते हैं तब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। अब वस्तु कब मूव करेगी या कब रुकेगी या उसकी स्थिति में कब परिवर्तन आएगा, जब जो परिणामी बल है वो असंतुलित हो, परिणामी बल जो है वो शून्य ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे बल को, इस प्रकार लगाए गए बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल। असंतुलित बल तब कहेंगे हम जब किसी वस्तु पर लगे अनेकों बलों का परिणामी बल ज़ीरो ना हो, शून्य ना हो, तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम फिर से वही उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया आप रस्सा खींचने वाला खेल है, एक टीम ने ज़्यादा बल लगाया, दूसरी टीम ने कम बल लगाया, तो जिसने ज़्यादा बल लगाया नेट फोर्स जो है उसी की तरफ लगेगा और रस्सी उसी टीम की तरफ खींच के चली जाएगी। अब है असंतुलित बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील भी कर सकता है, उसके वेग को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और अगर वस्तु चल रही है तो उसको रोक भी सकता है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि असंतुलित बल है और तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। अब हम करते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया ये टेबल है या ये पेपर है, जब तक मैं इसको हिलाऊं ना, उठाऊं ना, ये इसी अवस्था में रहेगा। तो पहला नियम यही है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं जो जड़त्व को दर्शाती है। जड़त्व का मतलब कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं, हो सकता है एक बार में ना हो, दूसरी बार ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने एक इसमें कप ले लिया है, कप के ऊपर मैंने ऐसे एक गोल सा इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया है। बचपन में आपने सबने करके देखी होगी ये एक्टिविटी। चलो ट्राई करते हैं। अब जब हम इसको मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा,
इस फोर्स को लगाने से क्या होगा, ये देखते हैं क्या होता है। चलो बताने से अच्छा हम करके ही देख लेते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। हमारी दोनों ही चीज़ें गिर गई हैं। चलो फिर से ट्राई करते हैं इसको। लेट अस डू इट। ठीक है, तो हमने जब इस पर बल लगाया, हमने इस पर बल लगाया था, सिक्का इसके ऊपर रखा हुआ था, ठीक है ना। तो सिक्का इसके ऊपर रखा हुआ था और सिक्का इसके अंदर गिर गया और ये आगे चला गया। सिक्का इसके साथ ही आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने जब इस पर, इस ढक्कन पर बल लगाया, ठीक, तो बल लगाने से ये तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन जो सिक्का था वो विराम अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, तो इसी को जड़त्व कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत इजी है ये, आप करके देखना। इसी तरीके से आपने लॉकडाउन में सब बच्चों ने कैरम बोर्ड का गेम सब ने खेला होगा, है ना। आप एक के ऊपर ढेर लगा के जब कैरम की जो गीटियां हैं उनको रखते हो और स्ट्राइकर से जब उसको स्ट्राइक करते हो तो सबसे जो नीचे गीटी रखी होती है वो निकल के चली जाती है और बाकी जो है वो एक ढेर के रूप में साइड में वहीं भी गिर जाती है और खड़ी भी रह सकती हैं। करके देखना इसको दोबारा से जब गेम खेलोगे, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? बहुत तेज़ी से हिलाओगे, पके हुए फल या जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब पेड़ की शाखा को हम हिलाते हैं तो शाखा तो गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन पत्तियां जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करती हैं या चेष्टा करती हैं, इसी कारण वो गिर जाती हैं, झड़ के पेड़ से अलग हो जाती हैं। अब एक आधा और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम करेंगे। अच्छा, अब इसी को जड़त्व होता क्या है, जड़त्व क्या है और वस्तु के द्रव्यमान और उसके जड़त्व में क्या संबंध है? जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ओपोज करती है, वो अपनी अवस्था नहीं बदलना चाहती। तो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। अब द्रव्यमान है मतलब किसी कोई भी वस्तु है उसमें कितना पदार्थ विद्यमान है, ठीक है, वो उसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। सीधे शब्दों में मान लिया एक भारी सी संदूक रखी है, ठीक है ना, और एक हल्का सा बॉक्स रखा है, आप दोनों पर बल लगाते हो। आप हल्के वाले को तो आसानी से हिला सकते हो अपनी जगह से, लेकिन भारी संदूक को हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भारी है उसका जड़त्व क्या है, अधिक है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो सीधे शब्दों में जो हल्की वस्तु होगी उसका जड़त्व कम होगा और जो भारी वस्तु होगी उसका जड़त्व अधिक होगा। अब हम ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, ये लिमिटेड हैं, मतलब इसी जैसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो हर क्वेश्चन में सेम आंसर लिखना है आपने, बस भाषा थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है। जैसे एक व्यक्ति बस में खड़ा है, अचानक बस के चलने पर वो किस ओर गिरेगा और क्यों गिरेगा? व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। पहले जब बस खड़ी थी, बस भी विराम अवस्था में थी, व्यक्ति भी, लेकिन जब अचानक से बस चली तो व्यक्ति का जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा है वो तो गति की अवस्था में आ गया बस के साथ, लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, इसीलिए वो पीछे की ओर गिरता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो व्यक्ति किस तरफ गिरेगा या यात्री किस तरफ गिरेंगे और क्यों? उसका जवाब आप अपने आप से बनाओगे। ये मैं सारे क्वेश्चंस नहीं दूंगी, मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाई चल रही थी, बस चल रही थी तो व्यक्ति भी गति की अवस्था में था और बस भी। अचानक से आगे कुछ आ गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो गाड़ी विराम अवस्था में आ गई और व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा भी विराम अवस्था में ही आ गया, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहने की चेष्टा करेगा। समझ आ गई सबको? तो इसीलिए वो आगे की तरफ गिरेगा। अब अगला है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। भाई गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो एक बहुत ही सेफ्टी मेजर होता है कि बैठते ही सीट बेल्ट लगा लो। तो सीट बेल्ट लगाने का क्या फ़ायदा है? भाई सीट बेल्ट अगर लगा रखी है और अचानक से ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो अचानक ब्रेक लगने पर जो झटके की वजह से अगर आप आगे की तरफ गिरते हैं, बोनट पर आपका मुँह जाके लगता है, चोट लग सकती है। तो उस सब से ये सीट बेल्ट हमें बचाती है और चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये सब आपने नोट्स और ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं। बहुत सीधे शब्दों में मैंने समझाया है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का डैश भी अधिक होता है। हमने ऊपर बात की है जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में, यहाँ पे बात की है ना हमने। द्रव्यमान ज़्यादा है तो वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप है। तो क्या आएगा यहाँ पे? अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का क्या अधिक होता है? जड़त्व। ठीक है। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री डैश की ओर गिरेंगे। किस ओर गिरेंगे? चल रही थी बस, अचानक से रुक गई तो यात्री आगे की ओर गिरेंगे। और क्यों गिरेंगे? जड़त्व के कारण गिरेंगे। जड़त्व का माप किसी वस्तु के डैश से होता है। किससे होता है? हम कर चुके हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान से होता है। ठीक है। अब हम घर्षण एक प्रकार का डैश है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा आसान सा है। मैंने वैसे ही रिकैप के लिए दे दिया आपकी नॉलेज के लिए, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। घर्षण एक प्रकार का बल है। फर्श पर लुढ़काने पर बॉल डैश के कारण रुक जाती है। बॉल और फर्श के बीच में जो घर्षण बल है उसके कारण बॉल हमारी रुक जाती है। अगर घर्षण बल ना हो ना तो वो बॉल चलती रहेगी, उसको लुढ़का दोगे तो वो लुढ़कती आगे आगे चलती ही रहेगी। ठीक है ना। तो वो किस कारण चलती ही रहेगी अगर घर्षण बल ना हो? जड़त्व के कारण। क्योंकि जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। मैंने पहला नियम और संतुलित असंतुलित बल बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करोगे, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप। थैंक यू।